हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आपको टॉपिक दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो किया था बेटा, आपको याद हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें मैंने आपको सिखाया था। वहां पे बताया था कि दो टाइप की सीरीज हम लोग को, या दो टाइप का सीक्वेंस हम लोग को पढ़ना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर बेटा क्या सेम होता था, कॉमन डिफरेंस। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहां पर क्या सेम होगा, रेशियोज। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ क्लास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। किसी किसी बुक में जैसे आप एमएल वगैरह यूज करते हो तो उसमें एक ही चैप्टर है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सीक्वेंस के नाम से, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। अगर आप सेलिना वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें ये दो चैप्टर्स हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट दोनों में आप देखते हो कि आगे बढ़ता जाता है। जैसे सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट था वही दोनों में बढ़ा, बस इसमें रेशियो सेम हो जाते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, इसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा। वो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉपी पेन लेके बैठिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूं, उसके बाद बेटा चलते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन तो आप समझ ही गए थे लास्ट क्लास में। अगर किसी बच्चे ने एपी की क्लास नहीं देखी है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो प्लीज जाके पहले वो क्लास जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैंने बेसिक सिखाया है कि कहां से ये प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, कहां से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कहां से। पहले सीक्वेंस समझेंगे, सीरीज समझेंगे, फिर ये चीजें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज बेटा उस क्लास को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या बताता है बेटा कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर या एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर, बेसिकली मैं ग्रुप ऑफ नंबर लिख रहा हूं, कॉमा वगैरह से सेपरेट किए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स in which every two consecutive, consecutive का मतलब होता है बेटा लगातार, every two consecutive terms, बेसिकली जो नंबर्स वगैरह यहां पर लिखे गए होते हैं उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टू consecutive नंबर्स या एवरी टू consecutive terms have this common ratio या same common ratio बिटवीन देम। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं कि सर कोई भी नंबर हम उठाएं, उसके पिछला नंबर अगर हम ले लें, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल लिख लीजिए। मान लो मैंने नंबर्स लिखा 2, 4, 8, 16। अब बेटा यहां पर कोई भी नंबर आप उठाएंगे तो आपको 2 का रेशियो मिलता चलेगा। कैसे? अगर मैं 16 से 8 को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, 2। ठीक, यहां पर मैंने क्या किया सर, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को डिवाइड किया। अब जरूरी नहीं बेटा यही करो, आप थर्ड टर्म से, आप क्या कर सकते हो, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को डिवाइड कर लो। यानी सर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, फिर 2 आएगा। अब किसी ने कहा नहीं सर हम सेकेंड और फर्स्ट टर्म में चेक करना चाहते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हर जगह पे 2 आ रहा है। यानी जब कोई भी दो टर्म आपने उठाया, फर्स्ट सेकंड उठाया, सेकंड थर्ड उठाया, थर्ड फोर्थ उठाया, कोई भी दो टर्म्स आप लेंगे बेटा, तो उनके बीच में जो कॉमन रेशियो है वो सेम रहता है।
यही जीपी की पहचान होती है। जैसे ही ये आपको मिल गया, आपको समझ में आ गया कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो जीपी है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या आपके दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जहां पर किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशियो क्या होता है? सेम होता है। बहुत आराम आराम से मैं लेके चल रहा हूं। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनको भी समझ में आ जाएगा। बस आपका काम है पेशेंस रखना और पूरा वीडियो एंड तक देखना। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बात इतनी समझ में आई कि सर ऐसा नंबर लिखा गया होगा तो जीपी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब अगर आपको जीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी बात थी बेटा ये। अब अगर आपको जीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं जनरल टर्म जीपी का कैसे निकालते हैं वो सीखने। ये कहां से बना ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि वन शॉट भले है ये, लेकिन इसको हम लोग डिटेल्ड वन शॉट लिखते हैं। उसका रीजन भी है कि यहाँ पे डिटेल में चीजें आपको मिलेंगी। तो बेटा जनरल टर्म अगर आपको जीपी का निकालना हो, यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म आपको पता करना हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए आर का पावर एन माइनस वन। क्या होता है बेटा? ए एन इज इक्वल्स टू ए आर का पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में एकदम सेव कर लेंगे। इसी से जनरल टर्म निकलता है। जैसे एपी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे जीपी में है बेटा ए आर का पावर एन माइनस वन। यहाँ पे सर ए एन का मतलब क्या हुआ? ये आप सबको पता है कि सर ये nth टर्म दिखाने के लिए होता है। जो टर्म निकालेंगे बेटा वही वैल्यू एन की रखेंगे। ए का मतलब पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सक्यूज मी। आर का मतलब होता है बेटा कॉमन रेशियो। जो रेशियो सब में चल रहा हो। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है? कोई भी टर्म उठाइए, उससे पिछला टर्म जो रहेगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हुई बात? अब इसको एक एग्जांपल से, इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चे ये लिखा 5, 10, 20, 40, 80 इस तरीके से। क्या ये जीपी में है? आपने देखा कि सर 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई करते चले, तो जीपी में दिख रहा है। इसका मतलब यानी अगर सब में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेशियो तो सेम ही हो गया। इसका मतलब ये जीपी में है। अब बेटा अगर ये जीपी में है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 5। इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक। अब जब इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा? आपने कहा सर रेशियो तो सिंपल सी बात है, कोई भी टर्म हम उठा ले, सेकेंड टर्म को ही अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो 2 मिल गया, यानी हमें कॉमन रेशियो भी पता चल गया। अगर आप मुझे फर्स्ट टर्म यहाँ पे देख के बताओ बेटा, तो ए की वैल्यू लिखी थी 5, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है? सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 2, ये लिखा हुआ है। 5 इंटू 2 का मतलब बेटा मैं लिख सकता था a इंटू आर, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म जरा ध्यान से देख के बताओ। 5 इंटू 2 का स्क्वायर लिखा है क्या? कितना आ जाएगा? 20। यानी बच्चे थर्ड टर्म क्या लिखा गया है? a इंटू आर का स्क्वायर। तो पैटर्न क्या बन रहा है आप ध्यान से देखो। पहले टर्म में क्या था? a इंटू आर का पावर 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा था बेटा? इक्वल्स टू क्या आ रहा था? फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में क्या किया? a इंटू आर। थर्ड टर्म में क्या किया? a इंटू आर का स्क्वायर। मतलब a तो सब में कॉमन दिख रहा है, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म था तो एक कम करके पावर लगाया गया आर का, सेकेंड टर्म था तो आर का पावर 1 हुआ, थर्ड टर्म था तो आर का पावर 2 हुआ। यानी बेटा जो भी टर्म निकालना होता है हमें,
हम r का पावर वही 1 कम करके लगा देते हैं। कहने का मतलब मुझसे अगर किसी ने बोला कि सर ये 1 2 3 4 5 टर्म दिए हैं, सर इसका मुझे 6 टर्म बताइए, इसका मुझे 6 टर्म बताइए, तो मुझे सिंपल सी बात पता है कि ए आर का पावर, अभी मैंने क्या कहा, 6 - 1, जो टर्म पूछे उसमें से एक माइनस करके, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए आर का पावर 5, कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ए आर का पावर 5 का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू आपको पता है 5, आर की वैल्यू क्या है बेटा 2, 2 का पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोले बोलिए 32, 32 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा 160। आप खुद भी देखते तो 80 का जब 2 में मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 160, यानी अगला टर्म तो आपको यहां से भी दिख रहा था और ये हम लोगों ने फॉर्मूले से भी निकाल लिया। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है सर ऐसे डायरेक्ट मिल जा रहा है, फॉर्मूले की क्या जरूरत है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25th टर्म बताइए, 100th टर्म बताइए, तब आप निकालते 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 टाइम निकाल देंगे। तो उससे बेटर है आपके पास ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस पर क्वेश्चंस बहुत आसानी से होते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आइए अब ले चलता हूं आपको क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं पहले आपको। 4th टर्म दिया गया 16, 4th टर्म बेटा ऐसे लिखेंगे, सारी चीजों को स्टेप वाइज आप लिखिएगा उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। 7th टर्म 128, तो पहले 4th टर्म की अगर हम बात करें तो 4th टर्म का मतलब AR3 लिखा जाएगा, इससे ज्यादा हमें कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई। दूसरी कंडीशन बेटा आप ध्यान से देखेंगे, 7th टर्म 128 दिया गया है, यानी AR का पावर 6 दिया गया है 128, ठीक। ये दो चीजें हमें दी गई। जब हम लोग एपी में सॉल्व करते थे तो वहां पर इक्वेशंस जो दिए गए होते थे उनमें प्लस और माइनस करना पड़ता था, एक्सक्यूज मी, उनमें क्या करना पड़ता था, प्लस और माइनस करना पड़ता था, क्योंकि बेटा डिफरेंस भी तो वहां माइनस करके ही मिलती थी ना। जीपी में मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैं यही कर दूं कि सर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट या फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो क्या बन जाएगा, ए आर का पावर 6, ए आर का पावर 3, इधर बेटा 128 अपॉन 16, 16 से 8 टाइम्स जाएगा, ए से ए कट गया, ये 3 बार कटेगा, 3 बचा केवल, यानी आर क्यूब की वैल्यू आपको आ गई 8। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, इधर 2 का क्यूब हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आर की वैल्यू क्या आ गई, है ना आसान सा क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपने क्या किया, डिवाइड किया और बहुत इजीली आपने बता दिया सर आर की वैल्यू 2 है। अब आपसे कह रहा है कि नहीं केवल आर नहीं बताना है, आपको फर्स्ट टर्म भी बताना है, ये पूछा गया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इस आर की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो। भाई अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो ए आर का क्यूब इक्वल्स टू 16 था, अभी मैंने आर की वैल्यू निकाला 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू भी 2 मिल गई, तो आर की वैल्यू भी 2 थी, ए की वैल्यू भी 2 थी। तो ये दो चीजें पूछा था हमने बता दिया। अगर फर्दर इन्होंने क्वेश्चन में और पूछ लिया होता कि बताइए जीपी क्या होगी, तो क्या लिखते आप 2 का मल्टीप्लाई करते चलो 4 8 16, ऐसे एक जीपी बन जाती, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली जैसे हम लोगों ने एपी में पढ़ा था वैसे ही यहां पर भी होता है, 2 टाइप से रहते हैं, एक होती है फाइनाइट जीपी और एक होती है इनफाइनाइट जीपी। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये किसका, इनफाइनाइट जीपी का है। एग्जांपल भी मैं बगल में लिख दे रहा हूं।
फाइनाइट का एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें तो 2, 4, 8, 16 खत्म। मतलब जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, काउंट कर सकते हो। एक और बढ़ा दिया 32, लेकिन आगे है नहीं ये तो पता है हमें, काउंट कर सकते हैं कितने टर्म्स हैं। इनफाइनाइट में ऐसा नहीं होता। अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो 2, 4, 8 डॉट डॉट, क्योंकि आगे कितने भी टर्म्स जा सकते हैं। तो जब काउंटेबल नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। और जब काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट जीपी हो जाता है। ठीक है, बाकी सब वैसा ही है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टर्म जीपी का दिया गया है रियल टर्म्स। अच्छा, एक रियल नंबर वाली जीपी बनाई गई है जिसमें पहला टर्म दिया गया बेटा 1, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम दिया है 90। आपसे क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म को तो ए से डिनोट करते हैं, फिर बोला गया सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम दिया गया आपको 90। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, ए आर का स्क्वायर। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, ए आर का पावर 4। इसकी वैल्यू आपको 90 दी गई। ठीक, अब आपको ए की वैल्यू तो पता थी, जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो यहां क्या बचा, आप केवल आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। अब ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे सर, अगर आपको पावर 4 देख के घबराहट होने लगे, दिक्कत होने लगे, तो आप एक सिंपल सा तरीका यूज कर लो कि आर के स्क्वायर को ही आप कुछ मान लो, वाई मान लिया। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये सपोज कर लिया हमने। अगर आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माना बेटा आपने, तो इक्वेशन अब क्या रह गया आपका, वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। यही बचा। एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर इसको हम अरेंज कर लें तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता ही है, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए सॉरी। ठीक है, 10y 9y में ब्रेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले वाले से कॉमन देखिए क्या मिल जाएगा, दूसरे वाले से 9 कॉमन मिल जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में आपका y माइनस 9 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, y प्लस 10। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, y की वैल्यू एक 9 आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम केवल y की वैल्यू 9 लेके चलेंगे। क्यों 9 लेके चलेंगे भैया, अगर आप आर स्क्वायर बराबर 10 रख दोगे, अच्छा माइनस 10 आ रहा था सॉरी, हाँ एक्सक्यूज मी, ये माइनस 10 आ रहा था इसलिए नहीं लेंगे। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस 10 रखोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में माइनस 10। तो ये तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। मतलब y इज इक्वल्स टू क्या लेंगे आप, 9। y इज इक्वल्स टू 9, तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 9। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस 3। क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस 3। यही आपका आंसर होगा। कॉमन रेशियो आपसे पूछा गया था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूले क्या होते हैं जनरल टर्म का, वही केवल अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, केवल एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपसे इस टाइप वाले होते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक आप लोग को, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि कभी भी अगर आपको 3 नंबर्स जीपी में लेने हो तो कैसे लेंगे, 4 लेने हो तो कैसे लेंगे।
बेटा कभी भी 3 नंबर्स अगर आपको जीपी में लेने होंगे तो जो तरीका होता है वो होता है ए अपॉन आर पहला टर्म मान लीजिए, ए दूसरा टर्म मान लीजिए और ए आर तीसरा टर्म मान लीजिए। ऐसा लेने का फायदा ये होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर से आर कट जाएगा और केवल एक वेरिएबल, केवल एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि नहीं 4 नंबर्स लीजिए एपी में, जीपी में सॉरी, तब का कॉन्सेप्ट होता है भैया ए अपॉन आर का क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर का क्यूब। इस तरीके से 4 टर्म्स लेना है तो आप लेंगे। ठीक, और अगर कभी 5 नंबर्स लेना हुआ तब कैसे लेते हैं, ए अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि 5 वाला पूछता नहीं है जनरली, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से। तो ये तरीका है 3, 4 या 5 नंबर्स जीपी में लेने का। आप नॉर्मली ले सकते हैं, सर ए ले लें, आर ले लें, आर स्क्वायर ले लें, उसका फायदा तो है लेकिन उसका नुकसान भी है। ठीक है, नुकसान क्या होगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशंस नहीं दी हैं, एक ही इक्वेशन बन रहा है तो वहां पर केवल एक वेरिएबल आप निकाल पाएंगे, और ऐसे केसेस में ये वाला तरीका आपके लिए आसान पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट वे से लेने जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट दिमाग में जरूर रखिएगा कि अगर आपने 3 टर्म्स ऐसा लिया हुआ है तो पहला टर्म आपके लिए ए अपॉन आर है। ये मत सोचिएगा सर ए पहला टर्म रहेगा, जब ये ले लिया तो बेटा पहला टर्म क्या दिख रहा है, ए अपॉन आर। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। ठीक, अब इसी पर मैं अगला क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे बोला गया देखिए सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12। 3 नंबर्स हैं बेटा जीपी में। अब 3 नंबर्स तो आपको पता नहीं, ये मैं इतनी देर से सिखा रहा था कि आप मान लो। लेट द 3 नंबर्स भी, क्या मान सकते हैं नंबर्स भैया, अभी हम लोगों ने देखा ए अपॉन आर, ए और ए आर, यही मानेंगे। 3 नंबर जीपी में यही मानेंगे हम लोग। अब क्या बोला गया है कि हाँ, एक मिनट रुकिएगा, पीछे शायद मैंने कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव बेटा, ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर 3 लगातार नंबर्स आपको जीपी में लेना हुआ तो उस तरीके से लेंगे, वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, सब में वही चलेगा। थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है मतलब लगातार एक के बाद एक नंबर्स जो आते हैं। ठीक, अब यहां पर आई 3 नंबर्स हम लोगों ने क्या लिए, ए अपॉन आर, ए और ए आर। सम आपसे बोला गया है कि 13/12 है और प्रोडक्ट बोला गया है -1। पहले आप लोग प्रोडक्ट वाला लिखे किया करिए ताकि कुछ चीजें कटने के चांसेस होते हैं वो कट जाएंगे। ठीक, अब भैया प्रोडक्ट बोला गया है तो प्रोडक्ट का मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर। इसकी वैल्यू आपको -1 दी गई। क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको, आर से आर कट जाएगा तो क्या मिला आपको, ए क्यूब इज इक्वल्स टू -1। ए क्यूब -1 बेटा, इसका मतलब ए की वैल्यू भी -1 होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, -1। तो एक चीज तो मिल गया कि ए की वैल्यू हम लोगों ने आराम से निकाल लिया। अब क्या बोला गया है कि सम है 13/12। सम करने का मतलब इन्हीं तीनों नंबर को आप जोड़ दीजिए। क्या आना चाहिए, 13/12 आना चाहिए। अब बताओ ए की वैल्यू क्या आई है, -1। पुट करिए जरा, इज इक्वल्स टू 13/12। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोगों ने क्या नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है, डेसिमल नहीं है, 13/12।
अब अगर इसको हम सॉल्व करने चलें तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए, -1 माइनस आर, माइनस में आर का स्क्वायर, अपॉन में बेटा आर आ जाएगा, इक्वल्स टू 13/12। आप इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में 12, माइनस में 12r और माइनस में 12r का स्क्वायर इधर मिल जाएगा। दूसरी साइड में देखेंगे तो 13r मिल जाएगा। इतनी चीजें किसकी समझ में नहीं आई? क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज था यहाँ पर? केवल मैंने एलसीएम लिया हुआ है और एलसीएम लेके एक साइड शिफ्टिंग किया हुआ है। अब ये सारे टर्म माइनस में थे, इसको मैं अगर राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 13r तो पहले से ही था, प्लस 12r और प्लस 12r का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। देखिए लाइक टर्म से 13 और 12 25r हो जाएगा, और अगर एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं लिखूं इसको तो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 13 नहीं प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। 12 और 12 144 हो जाएगा, यानी आप ब्रेक करो तो 16 और 9 में ब्रेक कर सकते हो। 12r का स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर आप कॉमन देखेंगे क्या मिल जाएगा, 4, तो अंदर क्या बचा 3r और इसमें 4, इसमें भी ऐसे चले आइए 3 कॉमन मिल जाएगा, अंदर 3r बचा प्लस 4। ठीक, तो 2 ब्रैकेट मिले भैया आपको, एक तो 3r प्लस 4 का मिल गया और दूसरा 4r प्लस 3 का मिल गया, इक्वल्स टू 0। तो r की 2 वैल्यूज मिलेंगी यहां से आपको और दोनों नेगेटिव में ही आएंगी। 2 चीजें क्लियर हो गई कि r की 2 वैल्यू मिल रही हैं और दोनों नेगेटिव में आ रही हैं। पहले वाले को अगर 3r प्लस 4 को अगर आप 0 के बराबर रखेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, किसी को नहीं पता तो ये देख लीजिए। तो r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3r की वैल्यू -4, r की वैल्यू -4/3। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना, बस ऐसे ही निकालते हैं। तो r की एक वैल्यू आपको -4/3 मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू -3/4 मिल जाएगी। तो दोनों में से कोई भी r की वैल्यू हो सकती थी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था r निकालने का। अभी हमारा नंबर नहीं मिला हुआ है, हमने a निकाल लिया, हमने r निकाल लिया। अब हमसे जो बोला गया है कि सर आप नंबर्स निकाल के बताइए, तो एक चीज तो ध्यान रखना है आपको कि 2 टाइप से जीपी बन सकती है। यहां पर दोनों जीपीज में बता दे रहा हूं कि जब आपने r की वैल्यू लिया, व्हेन r इज इक्वल्स टू -4/3, तब जीपी क्या बनेगी, तब जीपी बेटा बनेगी, पहला टर्म हो गया -1, दूसरा टर्म का मतलब AR का AR ही लिखते हैं, -1 इंटू -4/3 क्या आ गया 4/3। तीसरा टर्म कैसे लिखते हैं, AR का स्क्वायर, तो -1 इंटू -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16/9, यानी कि -16/9 बन गया। तो इस तरीके से पहली जो जीपी बन गई आपकी वो बनी है -1, फिर दूसरा टर्म 4/3, फिर तीसरा टर्म -16/9 एंड सो ऑन। ये पहली जीपी आपकी बन गई जब आपने r की वैल्यू -4/3 लिया। कोई दिक्कत यहां तक? इन सबको थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग कर दिया जाए तो जगह मिल जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, जाने दीजिए, ऐसे ही करते हैं, शिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ पे। अगर हम r की वैल्यू दूसरी वाली लेके चले भैया -3/4, तो देखिए जब r की वैल्यू हम -3/4 लेके चलेंगे तो पहला टर्म तो वही है, सेकेंड टर्म कैसे में निकालेंगे AR से, यानी -1 इंटू -3/4 क्या आ जाएगा 3/4,
तीसरा टर्म कैसे मिलेगा बेटा, ए आर स्क्वायर से मिलता है, -1 इंटू आर का स्क्वायर, -3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9/16, यानी ये -9/16 आ गया। ठीक, तो अब आपके पास जीपी क्या हो गई सर, पहला टर्म -1, दूसरा टर्म 3/4 और तीसरा टर्म सर -9/16। कम से कम 3 टर्म्स निकाल लिया करिए, फिर आगे सो ऑन लगा सकते हैं। तो ये 2 जीपीज आपके सामने मिली, एक ये एक ये। 2 जीपी क्यों मिली, क्योंकि आर की 2 वैल्यू थी हमारे पास, तो दोनों एक एक बार रखेंगे आप तो आपको 2 जीपी मिल गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं समराइज कर देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया। समराइज कैसे करते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हैं। यहां पर आपको क्या दिया गया था कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा, ये दिया है, प्रोडक्ट करें पे -1 आएगा। हमने प्रोडक्ट किया, यहां से एक ही वैल्यू मिल गई। ठीक, क्लियर। फिर बोला गया है कि अगर इन तीनों टर्म्स का सम करेंगे तो 13/12 आएगा। हमने सम किया, 13/12 रखा, एक ही वैल्यू पता थी वो पुट कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बना यहाँ पर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको आर की 2 वैल्यूज मिलेंगी। उन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से हम लोगों ने रखा। एक बार आर की वैल्यू -4/3 लिया और ए तो एक ही है -1, तो इन दोनों को लेके जब हमने जीपी बनाने की कोशिश किया तो इस तरीके से बना। जीपी आपको पता है कि सर फर्स्ट टर्म ऐसे, सेकेंड टर्म ऐसे, थर्ड टर्म, ओ हो, एक मिनट, हम लोगों ने एक उल्टा काम किया हुआ है। हम लोगों ने, सॉरी, मैंने आपसे बोला था कि 3 टर्म्स जो लिए हैं वो A/R, ए और ए आर लिया हुआ है, और यहाँ पे जो सीक्वेंस निकाल दिया वो पूरा उल्टा निकाल दिया। सो सॉरी, सॉरी, AR स्क्वायर की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा एक सेकंड बस। बस सब कुछ सही निकला है, ए और आर की वैल्यू, बस यहाँ पर नंबर्स आपसे पूछे गए और नंबर्स हमने ये माना था, निकाल तो इस तरीके से रहते, ये गलत हो जाएगा बेटा। नंबर्स क्या माना है आपने, A/R पहला नंबर माना है, तो पहला नंबर अब हमने A/R, ए और ए आर माना हुआ है, तो A/R निकाल लीजिए यहां से। ए की वैल्यू -1 अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, माइनस में 4/3, -4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 3/4 आ गया। ठीक है, यानी अब जो जीपी, जो 3 नंबर्स मिले आपको वो क्या क्या मिले, पहला नंबर A/R यानी 3/4, दूसरा नंबर ए है यानी कि -1, और तीसरा नंबर ए आर है, ए आर का मतलब ये 4/3, ये रहा। ऐसे दूसरा जब हम लोगों ने -3/4 लिया हुआ है तब ए और ए आर मिल चुका है, A/R निकाल लो। A/R निकालेंगे भैया तो ए की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू क्या रखी है हम लोगों ने, -3/4, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/, तो यहां पर जीपी क्या बन जाएगी सर, पहला टर्म तो A/R है यानी कि 4/3, दूसरा टर्म सर ए है और तीसरा टर्म क्या है, 3/4। क्लियर हुआ। तो ये 2 जीपीज आपके सामने हैं, एक ये है और दूसरी ये रही। कब मिला, जब हमने आर की वैल्यू एक ये रखा तब एक जीपी मिली, 3 नंबर्स मिले, और जब आर की वैल्यू ये रखा था, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। यानी जब आपने आर की वैल्यू निकाल लिया था तब आपके पास केवल 3 नंबर्स दिए थे, यही निकाल के बताना था, तो ए और आर की वैल्यू रख लीजिए। एक बार आर की वैल्यू हमने ये रखा और दूसरी बार आर की वैल्यू ये रखा, तो दोनों अलग अलग टर्म्स हमें मिल गए। क्लियर है सभी को, थोड़ा सा ध्यान से करना है, हल्का सा मिस हुआ कौन से दिमाग, और देखिए कहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत इजीली ही इस तरीके का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम स्ट्रांगली अपने दिमाग में बैठा पाए। मान लो मैंने कहा कि 3 नंबर्स हैं जीपी में,
जिनका सम बेटा आपको दिया गया है 39, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट आपको दिया गया है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 729, ठीक। अब निकालिए आप नंबर्स। आपसे बोला गया सम 39 है, प्रोडक्ट है 729, जल्दी से नंबर्स निकालिए, बहुत बहुत जल्दी से। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बहुत तेजी से आप लगाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे है बेटा। आया किसी का? लगाइए जल्दी जल्दी से। मैथ्स केवल वीडियो देखने से या फिर बुक में देखने से, कॉपी में देखने से नहीं आएगी, आपको सॉल्व करने से आएगी, और लगातार आपको सॉल्विंग करने की जरूरत होती है। जब आप मैथ्स लगाने चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और तभी आपका इंटरेस्ट भी बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चंस को आप स्लोली मत किया करिए, बहुत पेस के साथ किया करिए, बहुत स्पीड से किया करिए। जब आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी और इंटरेस्ट भी ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, सम 39 बोला है, सम का मतलब क्या हुआ सर? अभी आपने बताया कि 3 नंबर्स तो हम इस तरीके से लेते हैं, ले लिया, इनका सम 39 है। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का कवर हो चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी चीजें कराना शुरू करूंगा। प्रोडक्ट क्या बोला है बेटा? 729। मैंने क्या कहा, पहले प्रोडक्ट वाला सॉल्व कर लिया करिए। आर से आर कटा, मतलब ए क्यूब की वैल्यू सर 729 आ गई। किसका क्यूब होता है 729? 9 का। आइए यहां पर 9 रख दीजिए, ए कॉमन निकाल लीजिए ना, सबसे अंदर क्या बचेगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 39। ए की वैल्यू क्या मिली है? 9। अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर, एलसीएम लेके, प्लस आर का स्क्वायर अपॉन में आर। भैया ये 3 3 9 होता है, 3 से 13 टाइम्स होता है, ठीक है। मैं 3 को मान लो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 प्लस 3r प्लस 3r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले चुका है? 3r का स्क्वायर प्लस 3r, इस 13 को इधर ले लीजिए तो 3 माइनस 13 यानी कि माइनस में 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपको एक ऐसा नंबर खोजना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, और सम करें तो 3 आ जाए। ऐसा नंबर बताइए, खोजिए खोजिए भैया खोजिए, तो वहीं से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बताइए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार चेक कर लीजिएगा सारे बच्चे। ए की वैल्यू 9 है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है। हम्म 13r होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 13r होगा, इसलिए प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए तो 3r स्क्वायर, 13r इधर आएगा बेटा तो माइनस में 10r बन जाएगा, और प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना, ध्यान से बनाइए क्वाड्रेटिक, ठीक है।
अब आपको ऐसा नंबर खोजना है 9, तो अब आपके पास आसानी से नंबर दिख रहा है कि सर अगर इसको हम ऐसे ब्रेक कर लें 3r² -9r -1r + 3 = 0, तो यहां से 3 कॉमन मिल जाएगा, r कॉमन मिल जाएगा, अंदर r -3, फिर -1 कॉमन मिला, r-, यानी 3r की वैल्यू -1, (3r - 1) एक ब्रैकेट में, r-3 एक ब्रैकेट में, तो r की 2 वैल्यूज मिल गई आपको, एक बार 3 मिला, एक बार क्या मिला सर, एक बार 3 मिल गया और दूसरी बार माइनस में नहीं प्लस में 1/2, तो 2 वैल्यूज मिली, आप दोनों को 0 के बराबर पुट करते हैं तो एक एक वैल्यू मिल जाती है, तो r की 2 वैल्यूज मिली, एक बार 3, एक बार प्लस में 1/3, तो आप कोई भी रख सकते हैं, आपसे तीनों नंबर पूछा जाता, तीनों नंबर क्या क्या माने थे, a/r, a और ar। अब मान लो मैं r की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, सपोज कि मैंने r की वैल्यू 3 पुट किया, 3 पुट करने का मतलब a की वैल्यू क्या थी बच्चे, 9, तो पहला नंबर क्या हुआ 9/3, दूसरा नंबर क्या हुआ, वो तो a ही है 3, तो 3, फिर a की वैल्यू 9, फिर तीसरा ar का मतलब क्या हुआ a यानी 9 और r का मतलब 3, तो 27 आ गया, तीसरा नंबर 27, यानी ये 3 नंबर हो गए। दूसरा आप 1/3 भी रख लेंगे ऐसे ही, तो दूसरा भी आपको मिल जाएगा, और दूसरा जो जीपी मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 27, 9 और 3। ठीक, क्लियर हुआ कि 3 टर्म्स लेने होते हैं तो किस तरीके से हम लोग लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी के दिमाग में। ये टाइप आपने सीख लिया है। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। पहले 3 टर्म्स जीपी के बोले गए, बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स बोले गए हैं, तो जब जब आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स बोले जाए तो आप दोनों तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोला गया 6 is added to the second term, 7 added to the third term, then the terms become in AP। अब अगर मैं यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलता कि सर टर्म्स को हम मान लेते हैं a, दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म AR का स्क्वायर, भाई 3 टर्म्स लेने का तरीका तो यही है, तो प्रोडक्ट 3 टर्म्स का क्या बोला गया 1000, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a³ इंटू r³ हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1000 आती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी ऐसे आप लेके चलोगे तब आपके पास ना तो a मिल पाएगा प्रॉपरली, ना तो आपको r मिल पाएगा प्रॉपरली। ठीक, अब वही चीज मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 3 टर्म्स कैसे लेने हैं। 3 टर्म्स कैसे लिया आपने, a/r, हालांकि सॉल्व उससे भी हो जाएगा पर थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। जब जब प्रोडक्ट दिया जाए तो आपके दिमाग में ये वाला तरीका होना चाहिए। अगर जीपी में है तो पहले 3 टर्म्स हमने क्या माने कि सर पहले 3 टर्म्स हो गए a/r, a और ar, इनका मल्टीपल बोला गया, प्रोडक्ट बोला गया 1000 है। देखिए r से r कट जाएगा, a³ की वैल्यू सर 1000 आ गई, तुरंत आपको a की वैल्यू मिल गई 10, पहला काम तो यहीं पे हो गया। एक वैल्यू आपको यहीं पे मिल गई, कह रहा है 6 को ऐड कर दीजिए सेकेंड टर्म में, कर देते हैं, a+6 हो गया। फिर बोल रहा है कि सर 7 को ऐड कर दीजिए थर्ड टर्म में, 7 को ऐड कर दिया थर्ड टर्म में, तो कह रहा है कि ये एपी में बन जाता है। एपी में बनने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा देन द टर्म्स बिकम इन एपी। अच्छा, पहला टर्म तो एज इट इज रहने दिया है इन्होंने, a/r, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है। a/r का मतलब अब देखो a की वैल्यू तो निकाल लिया था आपने 10/r, दूसरी वैल्यू क्या हुई 10 + 6 16 हो गया, तीसरी वैल्यू क्या हुई a और r, क्या r की वैल्यू पता है, नहीं पता। r की वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ पहले तो ये रख लो जो पता है 10r + 7। अब ये कह रहा है कि सर ये जो टर्म्स हैं ये आपके किसमें है, एपी में। एपी में होने का मतलब होता है कि डिफरेंसेस सेम आएंगे बेटा। अगर कभी भी आप 16 में से या कभी भी आपको ये पता है कि सर अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो 2b = a + c हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात। तो 2b = मतलब 32 हो जाएगा, a + c का मतलब 10/r +
10r + 7। ठीक, सॉल्व करिए। 32 इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक बनना शुरू हुआ। आधे लोग तो यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं, सर अरे सर क्वाड्रेटिक बन गया, कौन सॉल्व कर पाएगा। अरे भाई क्वाड्रेटिक बनना और आसान होता है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। 32r इज इक्वल्स टू 10 + 10r का स्क्वायर + 7r। ठीक, r वाले टर्म्स एक साइड पूरा कर लीजिए सारे, क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्म बना लीजिए। 10r का स्क्वायर, 32 उधर जाके माइनस होगा, तो 7 से अगर आप 32 माइनस करेंगे तो 25, वो भी माइनस में, नहीं 25 नहीं आएगा, हाँ 25 ही आएगा, सॉरी। फिर प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आपको ऐसे टर्म्स खोजने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और सम करें तो 25 आ जाए, तो -20 और -5 आप ब्रेक कर सकते हैं। पहले वाले से देखिए कॉमन क्या मिला भैया, 5r, अंदर क्या बचा, r r r r -4। दूसरे वाले में देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस में 5, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या, अच्छा पहले में तो 10 कॉमन मिल जाता, पहले में तो पूरा पूरा 10r कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर यहाँ पे 2 बचेगा। इसमें भी ऐसे ही, अंदर यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकाला हुआ है इसलिए। तो अब बताइए, एक ब्रैकेट में r -2 आ गया और एक ब्रैकेट में 10r -5 आ गया, तो r की फिर से 2 वैल्यू आपको मिली। क्वाड्रेटिक बनना है मतलब 2 वैल्यू मिलनी है। 10r इज इक्वल्स टू 5, तो r इज इक्वल्स टू 1/। ठीक है, आपसे बोला गया है कि फाइंड द जीपी, जीपी बताइए क्या बनेगी। अब दो कंडीशन, जब आपने r की वैल्यू को 2 माना तो पहला टर्म क्या हो गया, a/r, ध्यान रखिएगा यही आपके 3 टर्म्स थे। तो सर a/r का मतलब a की वैल्यू तो हमारे पास है, पहले ही हम लोगों ने निकाल रखी थी 10, a/r का मतलब 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो दूसरा टर्म तो हमें पहले से ही पता है, तो ar निकाल लेते हैं। तीसरा टर्म ar का मतलब 10 × 2 यानी कि 20। तो पहली वाली जो आपकी जीपी बनेगी वो क्या बन गई भैया, 5 कॉमा, दूसरा टर्म a है, a की वैल्यू 10 है, और तीसरा टर्म 20। तो ये बन गया पहला जीपी। सेम टू सेम केस अगर आप r की वैल्यू 1/2 रख लेंगे तब आपको दूसरा जीपी मिल जाएगा। ऊपर दिख तो रहा है, कट तो नहीं रहा, r की वैल्यू को 1/2 रखा, a की वैल्यू तो 10 है ही, तो आप मुझे बताइए a/r क्या मिल जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, a की वैल्यू 10 और तीसरा ar की वैल्यू करेंगे तो 5 आ जाएगी। यानी अब जो जीपी मिली वो क्या मिली, 20, 10 और 5, ये दूसरी जीपी मिल गई। ठीक है, तो बड़े आराम से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी के बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई नई चीज नहीं थी, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, बस पेशेंस बना के रखना है। उसी में आप लोग हड़बड़ा जाते हैं एकदम, अरे नहीं होगा। कोई काम कभी डिफिकल्ट लगे तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नो डाउट मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जीपी का जो चैप्टर है थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा, अब इतना दिमाग है थोड़ा सा तो लगाएंगे ना, बट मजेदार चैप्टर है। अगर मैथ्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग ना हो तो मजा ही नहीं आएगा फिर आपको। अब मैं यहाँ पर टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल कराऊं तो मजा आएगा आपको, फिर आपको कह रहे हैं सर इतना बेसिक, क्लास 10th के बच्चे हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चंस का, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, जो या तो PYQs हैं यानी जो लास्ट के ईयर्स में आए हुए हैं, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस हैं। मैंने वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की कोशिश किया है कि कम से कम क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, क्योंकि वन शॉट का मतलब ये होता है कि बहुत कम टाइम में सारी चीजों को हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा लगातार पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सीरीज को पूरा कंटिन्यू करिए। आप 12-13 क्लासेस आ चुकी हैं, आगे भी चलेंगी, हर एक चैप्टर आपका वन शॉट मिलेगा आपको। तो आपका काम है कि आप सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स कवर करें, और
अगर आप इस चीज को कवर कर लेते हैं तो आपका रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा। पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर आप फर्दर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं आप लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के क्वेश्चन नहीं लगाना है, भाई क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा ना। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। ऐसे देख के लगता है कि आ रहा है लेकिन बाद में लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। थर्ड टर्म ऑफ GP4 बोला गया है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। थर्ड टर्म 4 बोला गया है। थर्ड टर्म का मतलब सर क्या हुआ? AR का स्क्वायर, ये बोला गया 4। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। पहले 5 टर्म का इन्होंने वो भी पूछ लिया है आपसे, क्या प्रोडक्ट पूछ लिया है। बड़ी समस्या वाली बात होगी, है ना। अब आपने इससे थर्ड टर्म ऐसे मान भी लिया, तो हमने क्या कहा कि जब प्रोडक्ट दिया जाए, जब जब प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया जाए तब तब जीपी कैसे मानते थे, याद आया जो भी लिखवाया था। तो 5 टर्म आप क्या मानोगे, लेट द फर्स्ट 5 टर्म्स, लेट द 5 टर्म्स बी। ठीक है, अगर आप 5 टर्म्स ऐसे मानोगे, हालांकि वहां से भी कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीकों से देख लीजिए। ये A/R², A/R, AR और AR का स्क्वायर। आपसे क्या बोला गया कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब बेटा एक ही वैल्यू दी गई है, थर्ड टर्म तो यही है ना। अब आपसे क्या बोला गया कि प्रोडक्ट बताइए। सर प्रोडक्ट का मतलब तो बड़ा आसान चीज हमसे पूछ लिया। आसान क्यों कह रहा हूं, देखिए ये R से ये R कटा, आ ये कटा, और इस R से ये R कटा, क्या मिला, A का पावर 5। यही तो पूछा है भाई, A की वैल्यू 4 है तो A का पावर 5 का मतलब 4 का पावर 5। ठीक, 4 का पावर 5 बार, 256 इंटू 4, 1024। 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 आ जाता है, इंटू 4 कर दीजिए, 1024 आ गया। इजी था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर आप उसी तरीके से मान के चलते कि नहीं सर हम बेसिक वाला ही लगाते तो क्या नहीं आता क्या आंसर, काहे नहीं आएगा भैया, इतनी किसकी हिम्मत। ये हो गए 5 टर्म्स। थर्ड टर्म देने का मतलब AR2 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5। आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना तो मल्टीप्लाई करो, एक 5 टाइम्स आ गया। R की वैल्यू देखो कितनी बार आई है, 1 2, अच्छा 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। R की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहो तो क्या निकाल सकते हो भाई, AR का स्क्वायर आपको दिया था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि AR का स्क्वायर होल पावर 5, क्या गलत है भाई, वही चीज तो है। इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई थी, 4 दी गई थी ना, ये 4 दिया गया, फोर दिया गया तो 4 का पावर 5 कर दीजिए, फिर वहीं पहुंच गए 1024। तो दोनों ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये तरीका आपके लिए ज्यादा सूटेबल पड़ेगा, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा और बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ GP315 दिया है, यहां पर n टर्म्स की वैल्यू नहीं पता, चाहे सम का फॉर्मूला भी नहीं कराया। अब आ जाइए थोड़ा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला सीख लेते हैं हम लोग, कि अगर कभी किसी जीपी में बोला जाए कि सर सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बेटा 2 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, एक फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन में 1 माइनस आर।
हालांकि दोनों फॉर्मूले मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि आंसर वही देंगे, लेकिन हाँ एक स्पेशलाइजेशन बनाएगी, क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में जब हम आते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। अदरवाइज फॉर्मूले एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पर भी रखेंगे तो वैल्यू मिल जाती है। अब कौन सा कब यूज करना है? जब कभी भी आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, यानी 1 बड़ा हो, तब ये यूज करेंगे। जब कभी भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए सम ऑफ एन टर्म्स के। बहुत इजी, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं और इनसे आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स वाले। आर का मतलब रेशियो, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, सारी चीजें आपको पता ही। एग्जांपल्स दे देते हैं। मान लीजिए एक जीपी मैंने आपके सामने लिखा, अच्छा 2 आप कहोगे सर कितना 2 वाले नंबर दे रहे हैं, क्या लिख लो 4, 8, 16 और ऐसे। मैंने कहा कि इन 3 टर्म्स का सम बताइए मुझे। आपको पता है सर 16, 4, 20, 28 हो जाएगा। मैंने कहा फॉर्मूले से बताइए। आपने कहा सर ए की वैल्यू तो 4 है और आर की वैल्यू 2 है, तो आर की वैल्यू तो 1 से ज्यादा है, मतलब नीचे वाला लगा देंगे। हालांकि मैं दोनों से दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड तरीका हमेशा लगाएंगे। तो अगर मुझे सम ऑफ कितना निकालना था 3 टर्म्स, तो S3 लिखते हैं, फॉर्मूले पे रखते हैं 4 आर का पावर n-1, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 - 1 कर लीजिएगा, 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या करना है बेटा, r-1 यानी 2 - 1, तो ये तो नीचे खत्म हो गया। 2 का पावर 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 का पावर 2 कितना होता है आपको पता ही है, 4, 4 - 1 3, 3 4 कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा आर का पावर n लिखा हुआ है, वो शिट। तो r का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 - 1 के कितना किया 7, 7 × 4 28। ये चीज तो आप डायरेक्ट भी निकाल पा रहे थे, 16 + 4 20 + 8 28। तो ये बहुत बेसिक सा तरीका है, आप फॉर्मूला लगाएंगे आराम से आपको सम मिलते चलेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? बोला गया कुछ टर्म्स का सम है 315, जिसमें फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो दिया गया है, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको दी गई है फर्स्ट, कॉमन रेशियो की वैल्यू दी गई है 2। कितने टर्म्स है वो हमें नहीं पता, सम बता दिया गया 315 है, तो एन टर्म्स मान लेते हैं सर। जब नहीं पता तो आप हमेशा एन टर्म मान के चलेंगे। ठीक है, आपसे लास्ट टर्म पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए, तो पहला काम हमारा है कि नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप सम वाला फॉर्मूला रख दीजिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा। आर की वैल्यू इसके हिसाब से रख सकते हैं आप, आर का पावर n-1 अपॉन r-। अब ए की वैल्यू 5 है, आर का मतलब 2, 2 का पावर n-1 अपॉन में 2 - 1। अच्छा एसएन दिया गया 315, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहीं से, 63। तो 63 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 का पावर n-1, यानी 2 का पावर n की वैल्यू क्या आ गई सर 64। अब आपको पता ही है कि 2 का पावर n अगर 64 के बराबर आ रहा है तो कब होता है 64, 2 का 6 बार में। n की वैल्यू क्या आ गई 6, आसानी से मिल गया। ठीक, अब आपसे पूछा गया लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे निकालते थे, ए आर का पावर n-1, यानी 6th टर्म निकालना है। 6th टर्म निकलेगा कैसे, ए आर का पावर 5, ए की वैल्यू क्या है 5, आर की वैल्यू क्या है 2, 2 का पावर 5 करेंगे कितना आएगा 32, 32 × 5 करेंगे कितना आएगा 160। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आसान है सम वाले क्वेश्चंस भी। बोला गया फर्स्ट 3 टर्म जीपी के जो है उनका सम 16 है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128।
अब पहले 3 टर्म्स बोला गया तो इनको ऑर्डर में ही लीजिएगा, इनको कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस मत करिएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू आपको दी गई है 16, और क्या दिया था फिर, बोला नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी A4 प्लस A5 प्लस A6 की वैल्यू आपको दी गई है 128। इतनी इंफॉर्मेशन आपको आराम से क्वेश्चन में दे दिया गया। A1 का मतलब तो A ही लिखते हैं, A2 का मतलब AR लिखते हैं, और A3 का मतलब AR का स्क्वायर लिखते हैं। क्या वैल्यू है 16। कोई समस्या नहीं सर। A कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचा 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और कुछ नहीं है हमारे पास, इसको हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा। ना तो फर्स्ट टर्म है ना तो कॉमन रेशियो है, तो कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब आगे आ जाइए। A पावर 4 का मतलब AR का 3, 5 का मतलब 4 और 6 का मतलब AR का पावर 5। जरा यहां से भी कुछ कॉमन निकालिए। AR क्यूब कॉमन निकाल सकते थे, अंदर क्या बचा 1 प्लस आर का स्क्वायर। थोड़ा सा R जो है वो पाई नहीं बन गया। इसकी वैल्यू भैया 128 दी गई। तो यहां पर भी कुछ नहीं पता है तो इसको सेकंड मान लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा काम किया कि सर सेकंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्या होगा, काफी सारी कॉमन चीजें जो हैं वो कट जाएंगी। 1 प्लस आर का स्क्वायर, और वहां पर A इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर। इधर 128 है और अपॉन में 16। अब देखिए ये सारी चीजें कट गई, A से A कट गया, 16 से 8 टाइम्स जाएगा 128, तो R क्यूब की वैल्यू आपकी 8 आ गई। यानी R की वैल्यू बड़े आराम से आप लिख सकते हैं सर 2 आएगा। आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म। अगर R की वैल्यू 2 आ गई, आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो पहले में ही पुट कर दिया, पहले में ही पुट कर दीजिए। A 1 प्लस 2, R का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करिए 4 और 2 6, 6 और 1 7। A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 16/7। तो आपसे फर्स्ट टर्म बोला था निकल गया, कॉमन रेशियो बोला था निकल गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, SN निकालना है भैया। SN के लिए अभी क्या सीखा हम लोगों ने, A और R का पावर n-1 अपॉन में R-1 रखा जाए फॉर्मूले पे। बताइए जरा, A की वैल्यू तो मिली ही है आपको, A की वैल्यू तो 16/7 है। R का पावर n यानी कि 2 का पावर n -1 अपॉन में बेटा 2 - 1 आएगा तो वो 1 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया। यानी तीसरी भी चीज हमें, तो ये 3 चीजें बोली थी हम लोगों ने, बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करते हुए सारा कवर कर लिया। आ रहा है ना मजा? सोना तो नहीं शुरू हो गए कुछ लोग कि पता चला इधर मैं पढ़ा रहा हूं उधर नींद लेते पड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ चलिए आगे मूव करते हैं। सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज आर -1/2 एंड 1/16। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। वाह, कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड टर्म बोला गया है, खुद ही इन्होंने बताया कि -1/2 है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म -1/2 होने का मतलब AR की वैल्यू इन्होंने बताया -1/2। फिर कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म, ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजीली आपके हो जाते हैं। फिफ्थ टर्म का मतलब AR का पावर 4 कितना दिया गया है एक्सक्यूज मी 1/16। इसको भैया आप सेकंड मान लीजिए। फिर करना क्या है, कुछ नहीं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। आप सीख चुके हैं, कॉमन टर्म्स हैं तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो AR का पावर 4, क्यों, क्योंकि फिफ्थ टर्म था, सेकेंड टर्म था तो AR, इधर 1/16 मिला था और दूसरा 1/2 मिला। A से A कट गया, R से क्यूब टाइम्स कटा।
आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये 2 से काटेंगे 8 टाइम्स, आर क्यूब की वैल्यू 1/8 आएगी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, आर की वैल्यू मिली तो क्या आप ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले में पुट कर दीजिए, ए इंटू आर ही तो दिया है -1/2, और आर की वैल्यू भैया आपको 1/2 मिली है ना। ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। सम ऑफ 8 टर्म्स पूछा गया है, ऐसे 8 निकाल दीजिए, आर का पावर 8 -1 अपॉन में आर -1। ए की वैल्यू क्या है, अभी जस्ट आपने निकाला -1, आर की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का पावर 1/2 का पावर 8 टाइम्स -1 अपॉन में 1/2 -1। अगर ये 1/2 के अलावा कोई बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी कभी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज होने का मतलब है मेरा यहाँ पर कि अगर ये, अच्छा ये एक सेकंड रुकिएगा, ये -1/2 था और यहां से थोड़े से चेंजेस आते जाएंगे, माइनस में 1/8 माइनस में 1/2, ये वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। ये माइनस में 1/2 है। अगर -1/2 के अलावा यानी 2 के अलावा कोई बड़ी वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसको 8 टाइम्स निकालना काफी मुश्किल काम हो जाता है, तो उसको आप वहीं पर छोड़ देते हैं, आप उतना बड़ा निकालने नहीं जाते हैं, लेकिन अब इसमें निकाल सकते थे, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा, माइनस में 1/2 आया था, क्योंकि यहाँ पर -1/2 था ऑलरेडी, तो इसलिए माइनस में आएगी आर की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं जाएगा, 2 का पावर 8 का मतलब हो गया कि 256, तो अच्छा माइनस में पावर इवन में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में लगाने की जरूरत नहीं है, 1/256 -1, नीचे बेटा क्या आ जाएगा -1/2 -1, तो माइनस में 3/2 आ जाएगा। ऊपर में सॉल्व करेंगे, 1 में से 256 माइनस करेंगे तो माइनस में 255 अपॉन में 256, ये नीचे वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होके, तो -2 पॉइंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से कटेगा ये, ये 2 से कट जाएगा 128, यानी जो आपका आंसर आया वो क्या आया 85/128, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी आसान था, तो इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, नहीं अभी तो है, अभी तो है। First term of GP whose common ratio is 3, last term is 486 and the sum of whose terms is 728। फर्स्ट टर्म निकालना है बेटा, कॉमन रेशियो 3 दिया गया है, आर की वैल्यू 3 दिया गया है, लास्ट टर्म 486 है। ठीक है, सम ऑफ whose टर्म्स, अच्छा सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 728। भाई इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में दे दी गई। अगर मैं an की बात करूं तो an का फॉर्मूला होता है सर ए आर का पावर n-1, ये 486 दे दिया है, ए की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू 3 का पावर n-1 रखेंगे तो 486, इतनी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है। अब आ जाइए थोड़ा सा एसएन से, एसएन का मतलब क्या हो गया, ए इंटू आर का पावर n ही अगर मैं रखूं, आर की वैल्यू 3 है, 3 का पावर n-1 अपॉन में 728। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत? सर ये ऊपर आ जाएगा a इंटू 3 का पावर n, माइनस में a अपॉन में 3 माइनस 1 2 आया, उसको उधर साइड भेज देंगे तो 728 इंटू 2 1456। यहां तक मिला बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर यहां से मैं सॉल्विंग करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a इंटू 3 का पावर n अपॉन 3। भाई पावर में -1 लगा हुआ है, तो a इंटू 3 का पावर n की वैल्यू मैं निकाल सकता था, यहां से 3 को उधर भेज देंगे। वन फोर फाइव एट। तो हमें क्या मिला कि सर 1458 इसकी वैल्यू है, माइनस a इज इक्वल्स टू 1456। a को इधर भेज दिया, 1456 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगी a की वैल्यू। तो पहला काम हो गया, आपको a की वैल्यू मिल गई। मुझे यहां से इतना मिला हुआ था, इसलिए मैंने इसको इस पैटर्न पे ले आके रखा। ठीक, अब आपसे बोला गया कि लास्ट टर्म 486 है, ये यूज कर लिया आपने। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। अच्छा हो गया भैया, सरल सरल सिंपल आसान, बेहद बेहद आसान सवाल था ये। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 5, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 31/5, फाइंड द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म दिया गया है 5। क्वेश्चन मिले, आप जैसे एक भूखे शेर की तरह से क्वेश्चन पे टूट पड़िए देख के। ऐसा भी नहीं है कि एकदम अंधा मारे पड़े हैं, कुछ भी आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो आपको कंसंट्रेशन अगर आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाएगा तो वो मिस्टेक्स हो जाएंगी, भले ही आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से पता हो। फर्स्ट टर्म दिया गया 5, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया गया 31/5। पहले 3 टर्म्स, क्या प्रोडक्ट की बात कहीं की गई? नहीं की गई, तो क्या दिक्कत है लेने का? प्रोडक्ट वाला टर्म लेने की जरूरत ही नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोला गया है, कितना दिया है? 31/5। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट है? भाई a की वैल्यू तो 5 है ना, a कॉमन निकाल दो तो क्या बचा? 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31/5। अगर मैं 5 को उधर भेज दूं, या 5 को इधर ही भेज देता हूं, 25 मल्टीप्लाई कर दो सब में, 25r प्लस 25r का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया? 31। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, एक साइड सबसेप्ट कर लेंगे, 25r का स्क्वायर प्लस 25r, और 31 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग किया जाए, माइनस में तो कुछ आ जाएगा, 30 और 5, हाँ ठीक है। 25r का स्क्वायर प्लस 30r माइनस 5r। अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है कि सर ये फैक्टराइज कैसे करते हैं, आप ब्रेक कैसे करते हैं मिडिल टर्म्स को, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो रहेगा उसमें आप देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में हर एक चीज कैसे फैक्टराइज किया जाता है, नंबर्स को क्या एकदम इजीएस्ट तरीका होता है, वहां पे समझा रखा है। ठीक है, हो 25r, और इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा? 5r मिल जाएगा। अंदर क्या बचा? 5r प्लस 6। इसमें से कुछ कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं, -1 निकाल लो। 5r प्लस 6 यहां से भी मिल गया, तो 5r प्लस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 5r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो r की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक बार आपको 1/5 मिल जाएगा, एक बार आपको -6/5 मिल जाएगा। कॉमन रेशियो पूछा गया था, ये दो टर्म्स आपको क्लियर है? अब देख रहे हो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली होते चल रहे हैं। ये एक तगड़ा दंदनाता सा सवाल आपके सामने रखा हुआ है, इस पे अपना दिमाग पूरा लगाइए, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, आप अपने ट्राई जितनी एफर्ट है आप लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा, आपको क्वेश्चन समझना और आसान होता जाएगा।
निकला भैया किसी का भी? कुछ दिमाग लगाया आपने? देखिए क्वेश्चन में दिया तो गया है ना, पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म जो है वो पी है। अगर पीएथ टर्म की वैल्यू दी गई है, क्यू दी गई है, तो ए पी, ऐसे ही ए से डिनोट करते हैं। पीएथ टर्म कितना है? क्यू। तो आपको तो पता है सर जीपी में है, इसका मतलब ए आर का पावर पी माइनस वन की वैल्यू हमें क्यू दी गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? पावर लगा हुआ होता, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप उसको सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट है आपका, क्योंकि ना तो ए के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है, ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं। अब दूसरा क्या दिया गया सर? क्यूवेथ टर्म के बारे में बोला गया है पी। क्यूवेथ टर्म का मतलब हो जाता है ए आर का पावर क्यू माइनस वन। क्या दिया है? पी, इसको सेकंड मान लीजिए। क्लियर? दो चीजें मिली। मैंने बार बार कहा कि आप डिवाइड करके ही कुछ कर सकते हैं। तो अगर बेटा मैंने फर्स्ट सेकंड डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से, कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट का मतलब ए आर का पावर पी माइनस वन है, सेकंड का मतलब ए आर का पावर क्यू माइनस वन है। इधर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन पी। क्या ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा? ए से ए तो कैंसिल हो गया ना। अब आर की वैल्यू यहां से चेक करिए भाई, आर का पावर पी माइनस वन ऊपर है, नीचे आर का पावर क्यू माइनस वन है, ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में क्यू प्लस में। भाई आपने ये तो पढ़ा है ना कि अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। ये तो पढ़ा है ना, वही कॉन्सेप्ट बेटा यूज किया है यहाँ पे। कितना वैल्यू है? क्यू अपॉन पी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, यानी आर का पावर पी माइनस क्यू की वैल्यू है क्यू अपॉन पी। तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी हो तो बताएंगे क्या आएगा सर? क्यू अपॉन पी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पावर क्या हो जाएगा? वन अपॉन पी माइनस क्यू। ये कहां से आया? अगर कभी भी भैया ए का पावर थ्री इज इक्वल्स टू टू दिया है, ए की वैल्यू पूछे तो टू का पावर वन बाई थ्री लिखा जाता है। पावर शिफ्ट कर रहे हो तो वन के अपॉन में जाता है, ठीक है। देखिए इतना कॉन्सेप्ट क्या आपके समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? ऐसा तो नहीं कुछ नहीं समझ में आया हो? बहुत इजी था यहां तक, ठीक। अब जब आपको आर की वैल्यू मिल गई है तो आप किसी में भी उठाओ, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, आपको ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मान लो मैंने यही वैल्यू उठा के पुटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग बोलते हैं बेसिकली, द वैल्यू ऑफ आर कहां पर रख रहे हैं? मान लो मैंने सेकंड में रखना। सेकंड इक्वेशन कौन सा है भैया? ये वाला था। तो ए आर का पावर, पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूं, क्यू माइनस वन था और वैल्यू क्या थी? ठीक, आर की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। तो ए इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन, यानी कि क्यू अपॉन पी, इसका पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू पी। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते थे, सॉल्विंग कैसे करेंगे? क्या कुछ और सॉल्व किया जा सकता था? बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आप क्यू का अगर देखें तो क्यू का पावर क्यू माइनस वन हो जाएगा और पी का पावर भी क्यू माइनस वन हो जाएगा। या पूरा उठा के मैं उधर शिफ्ट कर दूं, पूरा उठा के अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं, चलो आसानी से कराता हूं, क्यू का पावर क्यू माइनस वन, ठीक है। अरे से एक सेकंड रुकिएगा, आर की वैल्यू ही तो पावर लगा हुआ था ना। आर की वैल्यू पूरा रखेंगे तो क्यू अपॉन पी, पावर था वन अपॉन पी माइनस क्यू। अब इस आर का पावर क्यू माइनस वन आपको करना था भाई, आर का पावर क्यू माइनस वन आपको करना था, यानी कि इसमें क्यू माइनस वन होगा और इसकी वैल्यू पी आएगी, ठीक। अब यहां पर ए, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन पी, क्यू माइनस वन को अंदर लेके आए तो अपॉन में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी। इतनी वैल्यूज आ गई। कोई दिक्कत वाली बात? कोई समस्या?
यहां तक नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, अभी जैसे मैंने बोला कि पावर की जब आप शिफ्टिंग करते हैं, कभी भी अगर आप पावर की शिफ्टिंग करें बेटा, अगर मान लो मैं ए को इधर रखूं और क्यू अपॉन पी को उधर भेजूं, तो क्या क्यू अपॉन पी से पी अपॉन क्यू नहीं हो जाएगा भाई? उधर जाएगा तो ये डिवाइड वाला जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में चला जाएगा। क्या सर पावर में भी कोई फर्क आएगा? नहीं, पावर में कोई फर्क नहीं आएगा, पावर जैसा है क्यू अपॉन पी वैसा ही बना रहे। ठीक है, तो अगर मैं यहां से सॉल्व करता तो ए की वैल्यू क्या आ जाती सर? पी तो इधर था ही, इनटू पी का पावर क्यू माइनस वन अपॉन पी का पावर क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, और अपॉन में देखिए क्यू वाला टर्म आ जाता, अपॉन में क्यू वाला टर्म, क्यू वाले टर्म की पावर क्या है सर? वही क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू। ठीक, पी वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, यानी ए इज इक्वल्स टू, अब पी वाला टर्म देखो सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी पी का पावर वन प्लस क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, ऐसा रहेगा। और क्यू का जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं, लेंदी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखिए। हर क्वेश्चन आपको एकदम एकदम हलवा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब इसको मैं जल्दी से इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से एक एक स्टेप समझें, मैं स्टेप्स काट के नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक स्टेप आपको समझा के कर रहा हूँ। अब आप पावर्स बेटा यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू फिर प्लस में क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई जो वैल्यू इधर आपकी चल रही थी क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस। ठीक है, तो P यहाँ पे देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो P का पावर क्या बना? P का पावर बना सर P माइनस वन अपॉन P माइनस क्यू, और Q का पावर बना Q माइनस वन अपॉन में P माइनस क्यू। यही बना हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमें A की वैल्यू मिल गई, ये हमारी A की वैल्यू है। आप चाहो तो वन बाई P माइनस क्यू भी बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अगर आप इसी को और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाह ही रहे हैं तो P का पावर P माइनस वन, Q का पावर Q माइनस वन होल पावर वन अपॉन P माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। अब इतनी चीजें हमें पता चल गई, हमें R की वैल्यू मिल चुकी है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये R की वैल्यू आपको मिली है, ये आपको A की वैल्यू मिल चुकी है। आपको क्या निकालना है? अब आपसे पूछा गया है कि P प्लस क्यूवेथ टर्म निकालना है। मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। P प्लस क्यूवेथ टर्म A, P प्लस क्यू का मतलब क्या होता है बेटा? अगर ये टर्म आपको निकालना है तो आप क्या कहोगे सर? A R का पावर P प्लस क्यू माइनस वन, ऐसे ही लिखते हैं, यही वैल्यू निकालना। अच्छा, इसमें शो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाती है कि ये वैल्यूज दी गई हैं, आपको बस दिखाना है इसमें। ठीक, सारी इंफॉर्मेशन यहां से जरूर देख लीजिएगा। कहां गया, ये रहा, इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। ए की वैल्यू क्या मिली थी हमें और आर की वैल्यू क्या मिली थी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। हमें P प्लस क्यू टर्म यही लाना है इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आर की वैल्यू क्या है? Q अपॉन पी वन अपॉन पी माइनस क्यू। आर की वैल्यू क्या थी? Q अपॉन पी पावर वन अपॉन, ऐसा ही कुछ था ना, तो अलग अलग पेजेस में वन अपॉन Q अपॉन पी वन अपॉन पी माइनस क्यू, ये आर की वैल्यू मिली थी।
ए की वैल्यू जल्दी बताएंगे क्या मिली थी? ए की वैल्यू ये रही, पी अपॉन क्यू और वन, ये चीजें मिली हुई, यानी पी का पावर पी माइनस वन, क्यू का पावर क्यू माइनस वन, बाकी होल पावर वही लगा हुआ है। पी का पावर पी माइनस वन, बेटा क्यू का पावर क्यू माइनस वन है, और होल पावर क्या लगा हुआ है? पी माइनस क्यू। इस तरीके से लिखा गया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अब आ जाइए, यही चीज हमें निकालना है सर। ए आर, ए का मतलब देखिए जो वैल्यू पता है वो रख दो, पी का पावर पी माइनस वन, क्यू का पावर क्यू माइनस वन। अच्छा, होल पावर तो दोनों का सेम है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हो सीधा सीधा, हालांकि एक बार लिखना जरूरी है। आर, आर का मतलब क्या हो गया? क्यू अपॉन पी, वन अपॉन पी माइनस क्यू। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि आर का पावर ऑलरेडी लगा हुआ है पी प्लस क्यू माइनस वन, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, पावर वाला सिस्टम पूरा खत्म कर रहा हूं, सब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पी का पावर देखिए क्या हो जाएगा, पी माइनस वन अपॉन, पी का पावर हो जाएगा पी माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू, नीचे क्यू का पावर क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू। ठीक, इतनी बात क्लियर। इधर क्या है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसके भी पावर्स अंदर ले लीजिए। तो क्यू के पावर में क्या आ जाएगा भैया, पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू, और नीचे क्या है, पी, पी का पावर भी वही आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू। ठीक, अब सेम सेम वाले टर्म्स जो हैं उनके पावर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहां पर P ऊपर है, यहां पर P नीचे है, तो P का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भैया ऊपर था P माइनस वन, क्या करेंगे, माइनस करेंगे पावर, इसको माइनस करके लिखेंगे, यानी P प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में P माइनस क्यू। क्यू को नीचे नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं, इधर वाला क्यू पॉजिटिव था, ये क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू तो पहले से ही था। अब ऊपर वाला अगर नीचे ले जा रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में पी माइनस क्यू। ठीक है, अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है सर। ऊपर देखिए पी की वैल्यू क्या हो गई, पी माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। नीचे देखिए क्यू का पावर क्या बचा हुआ है, क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन अपॉन में पी माइनस। तो क्या ये पी से पी कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल नहीं हो जाएगा, यहां भी प्लस वन से माइनस वन, यहां भी क्यू से क्यू, यानी आपके पास क्या बचा है कि सर पी का पावर हमारे पास ऊपर बचा है क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और नीचे सर क्यू का पावर बचा हुआ है, माइनस में बच रहा है क्या, पी का पावर माइनस क्यू, क्यू का पावर क्या बचा हुआ है, माइनस में पी अपॉन पी माइनस। अगर पी माइनस क्यू मैं कॉमन निकाल दूं, दोनों में बच रहा है, तो इसमें माइनस क्यू, इसमें माइनस पी, ऊपर क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी माइनस क्यू, दोनों में कॉमन था इसलिए निकाल दिया। पावर्स माइनस में ना रहे इसके लिए क्यू वाले को ऊपर भेज दे रहे हैं, तो क्यू का पावर पी अपॉन पी का पावर क्यू होल पावर वन अपॉन पी माइनस। जरा चेक कर लीजिए क्या यही था, क्या लास्ट में आपको यही लेके आना था,
Q का पावर P, P का पावर Q। ध्यान से देखिएगा, Q का पावर P, P का पावर Q। समझ में आया? बहुत लंबा हो गया है इसलिए आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप वाइज आप करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। हालांकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनको नोट कर लिया हमने। उन इन्फॉर्मेशन को नोट करने के बाद मैंने आर इस टर्म में मिल रहा था तो मैंने आर निकालने की कोशिश किया, जो भी पावर था दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो मुझे आर की वैल्यू मिल गई। अब यही उठा के मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दिया, आप चाहे फर्स्ट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कुछ फॉर्म बनना शुरू हुआ और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता चला गया तो लास्ट में मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब ये ए और आर की वैल्यू मिल गई तो फिर उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ही ए और आर की वैल्यू मिली, हमने क्या किया कि हमें पी प्लस क्यूथ टर्म चाहिए था, उसका मतलब ये होता है। यहां पर ले आके बेटा वही वैल्यू पुट कर दिया, इसकी सॉल्विंग किया, सारे पावर कॉमन वाले एक साइड में ले लिए, जो मतलब जिनका बेस सेम है, जैसे पी का पावर एक साइड, क्यू का पावर एक साइड, और इनकी सॉल्विंग किया तो इस तरीके से हमें आंसर। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर आराम से करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। हम लोगों ने जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हो सकता है, हर एक क्वेश्चन को बेटा मैंने यहाँ पर कराने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, आपने क्लास एंजॉय किया होगा। मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, क्योंकि भाई आप सामने बैठे हुए हो स्क्रीन के सामने, मैं तो यहाँ से देख नहीं रहा हूँ, तो अब मुझे ये नहीं पता चलेगा ना आपके फेस एक्सप्रेशन से कि चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब आप सामने होते हो तब ये चीज समझ में आ जाती है। ऑफलाइन क्लासेस में ये दिक्कत नहीं होती, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, हम पूछ भी लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपका काम है, अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत लगती है, कोई स्टेप में प्रॉब्लम लगती है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, आप ही के लिए है वो, वहां पर कमेंट करिए, वहां पर पूछिए, और अगली क्लास में वो चीज मैं आपको क्लैरिफाई करा के फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, दूसरा रेगुलर सीरीज चल रही है, ऑल्टरनेट डेज पे ये भी क्लासेस आ पा रही, कोशिश करते हैं कि ये रेगुलर क्लासेस आए। अभी ये मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, आने वाले 1-2 दिन में आपको फिजिक्स की भी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए हर एक चीज जो आपको प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, वो यहाँ पर सॉल्व कराई जा रही है। अभी मैथ्स है, फिर फिजिक्स है, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई किया जाएगा केमिस्ट्री की भी चीजें आ जाएं, तो आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और तभी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर समझ में आ रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्ट करिए, क्योंकि उसी से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका काम है कि हर एक वीडियो को लगातार देखते चलें, आपका चैप्टर एक एक करके खत्म होता चलेगा। ठीक, बाकी कोई और फीडबैक हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, टाइम मत खराब कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ।